हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे। इससे पहले हम जो गुप्त काल पढ़ लिया है, जिन लोगों ने वो वीडियो ना देखा वो जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। गुप्तोत्तर काल भारत के राजनीतिक इतिहास में गुप्त वंश के पतन के पश्चात विकेंद्रीकरण एवं क्षेत्रीयता का उदय हुआ। गुप्त वंश के पश्चात अनेक छोटे छोटे राज्य बने, जैसे थानेश्वर का पुष्यभूति वंश, कन्नौज का मौखरी वंश आदि। यह प्रमुख राज्य थे। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, इस वंश की स्थापना पुष्यभूत ने थानेश्वर में की। ये संभवतः गुप्तों के सामंत थे, जिन्होंने मौका पाकर स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी। पुष्यभूति वंश के प्रभावशाली शासक प्रभाकर वर्धन, वर्धन वंश की शक्ति व प्रतिष्ठा का संस्थापक प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन ने परम भट्टारक एवं महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। यह इस बात का द्योतक है कि यह एक शक्तिशाली एवं स्वतंत्र शासक था। बाण भट्ट ने जो है हर्षचरित में प्रभाकर वर्धन के लिए अनेक अलंकरणों का प्रयोग किया है। हुण केसरी, सिंधु राज्यवर, गुर्जर प्रजागर, सुगंधिराज आदि अलंकरण बाण भट्ट के द्वारा दिए गए हैं। अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह कन्नौज के शासक मौखरी शासक ग्रहवर्मन के साथ किया। देख रहे हैं प्रभाकर वर्धन, इसके दो पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक पुत्री थी इसकी राजश्री। 605 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई तथा इसकी पत्नी यशोमती सती हो गई। प्रभाकर वर्धन के जीवन के अंतिम दिनों में हुणों का आक्रमण हुआ, परंतु प्रभाकर वर्धन युद्ध में जाने को असमर्थ था। तो उसका पुत्र राज्यवर्धन युद्ध में गया, परंतु युद्ध के मध्य में प्रभाकर वर्धन का स्वास्थ्य अधिक बिगड़ गया। राज्यवर्धन से जो है युद्ध से लौटा, परंतु उसके पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई। फिर राज्यवर्धन अपने पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद शासक बना। इसी समय में जो है मालवा के शासक देवगुप्त एवं बंगाल के शासक शशांक ने मिलकर कन्नौज के मौखरी शासक ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। राज्यवर्धन के जीजा की हत्या एवं राजश्री को बंदी बना लिया। राजश्री को बंदी बनाए जाने तथा ग्रहवर्मन की हत्या की सूचना पाकर राज्यवर्धन शशांक और देवगुप्त से बदला लेने के लिए निकला। इस क्रम में उसने देवगुप्त को पराजित किया। शशांक ने राज्यवर्धन से मित्रता का हाथ बढ़ाते हुए अपने शिविर में बुलाया और धोखे से हत्या कर दी। 606 ईस्वी में राज्यवर्धन की हत्या की सूचना पाकर हर्षवर्धन ने थानेश्वर राज्य की बागडोर संभाली। हर्षवर्धन, इसका जन्म 591 ईस्वी में हुआ और 605 ईस्वी में पिता की मृत्यु और 606 ईस्वी में बहनोई की हत्या, भाई की हत्या और बहन का अपहरण हुआ। अन्य नाम जो है शिलादित्य, उपाधि माहेश्वर, सार्वभौम व महाराजाधिराज। हर्षवर्धन ने गद्दी संभालते ही उसके सामने जो है बहन राजश्री को बचाने की सबसे बड़ी चुनौती थी। इसी क्रम में अपनी बहन को देवगुप्त की कैद से छुड़ाने एवं अपने भाई तथा बहनोई की हत्या का बदला लेने हर्षवर्धन कन्नौज की तरफ बढ़ा, परंतु सूचना मिली कि राजश्री देवगुप्त की कैद से भागकर विंध्यन पहाड़ियों में चली गई है, तो अब वह विंध्यन की तरफ बढ़ा। इसी समय बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से हर्ष ने राजश्री को खोजा एवं सती होने से बचाया। ग्रहवर्मन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। राजश्री की सहमत से हर्ष को कन्नौज का शासक बनाया गया। हर्ष ने अपनी राजधानी कन्नौज में स्थापित की। मगध का शासक पूर्णवर्मन ने हर्ष की अधीनता स्वीकार कर ली। हर्ष ने पूर्णवर्मन को मगध का शासक बना रहने दिया। ह्वेन सांग के अनुसार हर्षवर्धन भारत के 5 देशों को अपने अधीन कर लिया था: कन्नौज, गौड़, बंगाल यानी कि मिथिला, उड़ीसा और पंजाब। हर्ष ने वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। हर्ष ने दक्षिण भारत में भी अभियान किया, परंतु चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा नर्मदा नदी के किनारे पराजित हुआ। इस प्रकार हर्ष केवल उत्तरी भारत के भागों तक ही सीमित रहा। हर्षवर्धन का शासनकाल धर्म, साहित्य तथा कला की उन्नति का काल रहा। हर्षवर्धन ने जो है बौद्ध धर्म महायान शाखा का संरक्षक था। हर्ष स्वयं संस्कृत का प्रकांड विद्वाता था। इसने जो है रत्नावली, नागानंद एवं प्रियदर्शिका नामक ग्रंथों की रचना की। इसने सभी धर्मों को संरक्षण दिया। इसके समय में 2 धार्मिक सभाओं का आयोजन किया गया। प्रथम कन्नौज सभा जो है 5वीं बौद्ध संगीति भी कहते हैं इसको,
स्थल कन्नौज। अध्यक्ष जो इसका ह्वेनसांग था। इसमें महायान शाखा का प्रचार प्रसार हुआ। इसकी जानकारी हमें ह्वेनसांग के ग्रंथ सीयूकी के माध्यम से मिलती है। द्वितीय सभा जो है महामोच परिषद का आयोजन प्रयाग में हुआ। इस आयोजन में हर्ष अपनी समस्त आय जो है दान कर देता था। यह आयोजन प्रत्येक 5 वर्ष बाद प्रयाग में आयोजित की जाती थी। इसके काल में जो है शिक्षा तथा साहित्य में भी उन्नति हुई। इस काल में नालंदा विश्वविद्यालय जो है शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। हर्ष ने इसके खर्च के लिए 100 गांवों का अनुदान दिया था। इस काल में जो है संस्कृत भाषा महत्वपूर्ण थी। इसके दरबार में बाणभट्ट इनके दरबारी कवि थे। इनकी रचनाएं हर्षचरित कादम्बरी हैं, पूर्व पीठिका, चंडी शतक। मेगास्थनीज को भारतीय इतिहास का जनक, जबकि इतिहास का जनक हेरोडोटस है, प्रथम भारतीय इतिहासकार बाणभट्ट को कहा जाता है। ह्वेनसांग यह चीनी यात्री है जो हर्ष के शासन काल में भारत आया था। इसने जो है सीयूकी नामक ग्रंथ की रचना की। इसी पुस्तक के माध्यम से पता चलता है कि 5वीं बौद्ध संधि हुई थी। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। यह 637 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा की। इसने नालंदा विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य शीलभद्र थे। ह्वेनसांग को आधुनिक शाक्यमुनि भी कहा जाता है। 5वीं बौद्ध संगीति की अध्यक्षता ह्वेनसांग ने की। इसका आयोजन कन्नौज में हुआ था। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में भारत आया और 637 में नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा की। हर्ष की कुछ स्वर्ण मुद्राओं में बैल पर आरूढ़ शिव एवं पार्वती का चित्र अंकित मिलता है। सैंधवकालीन पुरास्थल में मानव के साथ कुत्ते के शव के साक्ष्य मिलते हैं। पाषाणकालीन जो है गुर्जहोम में। इसके बाद हम देखते हैं संगम काल। कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों के दक्षिणी भूभाग को प्राचीन काल में त्रामीर देश या तमिलम प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। इस क्षेत्र में प्राचीन काल से ही चोल, पांड्य एवं चेर नामक 3 शक्तियां शासन करती थी। संगम तमिल कवियों के मंडल या सम्मेलन को कहा जाता था। 8वीं शताब्दी के एक तमिल ग्रंथ इडैयानार अगयप्पल रूल पर लिखित भाष्य के अनुसार कुल 3 संगम हुए। संगम के काल निर्धारण को लेकर विद्वानों में मतभेद है। आरसी मजूमदार के द्वारा प्रथम सदी से 3री शताब्दी तक, एस वेदपुरा पिल्लई के द्वारा जो है 300 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक, एन सुब्रमण्यम के द्वारा जो है 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। संगम साहित्य का सृजन काल 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक माना जाता है। संगमों का आयोजन जो है प्रथम संगम स्थल मदुरा। अध्यक्ष जो इसका अगस्त ऋषि अगस्त्यार भी इनको कहते हैं। सदस्यों की संख्या 549। ग्रंथ जो है अगतियम। द्वितीय संगम जो है स्थल इसका कपाटपुरम अलैवे। अध्यक्ष जो है तुलाका पिपियार। बाद में ऋषि अगंत्यार जो है पहले थे। सदस्यों की संख्या 49 थी। ग्रंथ जो है तोलकाप्पियम यानी तमिल व्याकरण। तृतीय संगम जो स्थल है उत्तरी मदुरै। अध्यक्ष नक्किरर। सदस्यों की संख्या 49। ग्रंथ जो है पत्तुपात और इट्टेटो गोही और पदनैन कील कणक पदीण कीलक कम जो इसका उपनाम। संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखे गए थे। तमिल भाषा दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन एवं समृद्ध भाषा है। इन संगम साहित्यों के अलावा इस काल में 3 महाकाव्यों की भी रचना की गई थी। पहला है सिलप्पदिकारम नुपुर की कहानी। इस ग्रंथ की रचना जो है इलोंगो आदिगल ने की। इस ग्रंथ में कोवलन पति और कणागी पत्नी की कथा का जिक्र मिलता है। इसमें कोलन को पायल की चोरी करने की सजा फांसी मिलती है। तब जो है कणगी ने पतिव्रत धर्म का प्रयोग किया था। मणिमेखले, इसकी रचना जो है मदुरा के अनाज व्यापारी पितले कल्तनार ने की, जो एक बौद्ध धर्माचार्य था। इसमें जो है माधवी गणिका के बारे में बताया गया है। माधवी को एक पुत्री की भी उत्पत्ति हुई थी और माधवी के प्रेमी की मृत्यु होने के बाद ये बौद्ध भिक्षुणी बन गई।
इसकी बेटी का नाम मणिमेगले था। उस समय के राजकुमार उदयन ने उस कन्या को पाने के लिए बहुत प्रयास करता है, परंतु बहुत चमत्कारिक ढंग से उसने अपने सतीत्व की रक्षा की। जीवक चिंतामणि, इसकी रचना जो है तिरुकुट देवर ने की। यह जो है यह ग्रंथ जैन धर्म से भी संबंधित है। इस ग्रंथ में जो है राजकुमार जीवक द्वारा अपने पिता के खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त करना था। संगमकालीन राजवंश, चेर राजवंश। संगमकालीन राज्यों में यह सबसे प्राचीन माना जाता है। इसमें केरल एवं तमिलनाडु का हिस्सा सम्मिलित। इसकी राजधानी जो है वज्जी एवं चेद ब्रैकेट में कोरकई या वाजीपुर थी। चेर राज्य को प्रथम शासक उदयन जेराल था और चेर राज्य का प्रतीक चिन्ह जो है धनुष था। सेन गुट्टवन ने सर्वप्रथम पत्नी पूजा प्रारंभ की। आदिगेमन अधिक ने सर्वप्रथम जो है दक्षिण भारत में गन्ने की खेती की शुरुआत की। उडक्को इंजेराल इरपोरोई अंतिम चेर शासक था। चोल राज्य, दक्षिण पूर्व में चोलों का उदय हुआ। इसकी राजधानी उरेयूर थी। इस वंश का सबसे महान शासक करिकाल था। करिकाल का शाब्दिक अर्थ है जले हुए पैर वाला। करि और काल, जिसका अर्थ है हाथियों का शत्रु। करिकाल ने कावेरी नदी पर सिंचाई के लिए 100 मीटर लंबा बांध बनवाया, जिसके पुरातात्विक साक्ष्य आज भी प्राप्त होते हैं। करिकाल ने कावेरी नदी के तट पर एक बंदरगाह का निर्माण करवाया था, जहां पर इसने कावेरी पत्तनम नामक नगर बसाया था। इसके दरबार में रुद्रक कन्नार नामक विद्वान रहता था। करिकाल ने सिंचाई के लिए अनेक तालाबों का निर्माण करवाया था। चोल राज्य का प्रतीक चिन्ह बाघ था। पांड्यवंश, यह भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित है। पांड्य राज्य की राजधानी कोलकई मदुरा थी। पांड्य राज्य का प्रतीक चिन्ह मछली था। पांड्य राज्य का प्रथम शासक पलसाल इमुडुकुडुमी था। पांड्यों का प्रथम ऐतिहासिक उल्लेख मेगास्थनीज ने किया है। मेगास्थनीज के अनुसार पांड्य देश मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पर स्त्रियां शासन करती थीं। तो दोस्तों, यह रहा हमारा वीडियो। कैसा रहा आपको वीडियो? कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।